देखो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मतलब हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है या फिर हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसमें जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, एक चीज़ दूसरी चीज़ें में बन रही है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसमें कुछ वेस्ट डेवलप होता है और वो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, मतलब नाइट्रोजन के उसमें कंपाउंड होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए उन्हें बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। अच्छा, एक्सक्रीशन की एक डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, वह बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाए उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट वही है जो बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं, फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है, इनहेल के थ्रू ऑक्सीजन से फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। उस सब में जितना भी वेस्ट बन रहा है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक, वेरी गुड। इसके बाद द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड, अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो भैया इसमें तो है किडनी, दो होती हैं किडनी या वन पेयर ऑफ किडनी, और फिर यूरेटर होता है। यूरेटर क्या है? डक्ट है, एक पाइप है जिससे यूरिन बाहर निकलता है किडनी से, तो किडनी से यूरिन जो लेके जाता है वो यूरेटर है। और फिर ये यूरेटर यूरिन को कहाँ लेके जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। एक रिजर्वॉयर है, एक टैंक है, यूरिन को स्टोर करता है टेम्परली। और फिर यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है, ओपनिंग। तो ये डायग्राम है, इसे हम समझ सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ये किडनी है और किडनी, ये किडनी है, किडनी से जो ये पाइप है जो यूरिन को लेके जा रहा है जिसमें वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल सब्सटेंस है, उसका नाम यूरेटर है। और फिर ये यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर जब ये एक्सेस अमाउंट में आ जाता है तो माइंड पे सिग्नल जाता है और फिर माइंड इसे रिलीज़ करता है थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब ओपनिंग है। तो हमने किडनी जो है वो किस तरह से यूरिन को लेके जा रही है वो सब हमने पार्ट समझ लिए। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो जो फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को जो प्यूरिफाइड करता है किडनी में, वो है नेफ्रॉन, बेसिक यूनिट फिल्ट्रेशन की। ठीक है। और ये क्या होती है? क्लस्टर, मतलब बहुत सारे पतली पतली नसों का, कैपिलरीज हो गई, पतली पतली ब्लड वेसल्स जो हैं उनका क्लस्टर होता है, गुच्छा। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज किडनी एसोसिएटेड विद कप शेप एंड ऑफ कॉइल कॉल्ड बोमन कैप्सूल। और सभी कैपिलरी जो होती हैं ये एक कप शेप जैसा, कप जैसा शेप होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जो कैपिलरी का गुच्छा होता है उसको ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। तो ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, और प्रत्येक जो किडनी होती है इसमें ये नेफ्रॉन जो है जो साफ़ करता है ब्लड को, ये लार्ज नंबर में होता है, लाखों में होता है। तो ये बात हम समझ गए। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है? एक चीज़ आपको ये दिख रही होगी, ये अब इसमें जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है रेनल आर्टरी से। एक ये शब्द याद रखना है कि किडनी में जो ब्लड लेके आता है, कौन से वाला ब्लड? जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस है, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होगी किडनी को, किडनी भी लिविंग है। तो किडनी में ब्लड कौन लेके आएगा? क्योंकि ब्लड को प्योरीफायर करने का काम है, तो किडनी में कोई ब्लड लेके आएगा, उसका नाम है रेनल आर्टरी, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जब रेनल आर्टरी जब आएगी, वो आएगी बोमन कैप्सूल में, एक कप शेप है ना, बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल में जो कैपिलरी का गुच्छा होगा उसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर। अब एक मैं ज़रा थोड़े एनिमेशन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कैपिलरी आपको दिखाई दे रही होगी आते हुए, और ये कप का जो शेप है उसके अंदर आ रही हैं ये जो ब्लड वेसल्स हैं। और जब ये अंदर आ रही हैं तो ये सफ़ेद सफ़ेद से जो कुछ पार्ट्स हैं ये क्या हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि रिमूव हो जा रहे हैं, और ये जो जिसमें जा रहे हैं ये ट्यूबुलर पार्ट है किडनी का। तो ये आई ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल आई और इधर दूसरे तरफ से निकल गई ब्लड वेसल, और फिर यहाँ से कुछ जो हार्मफुल सब्सटेंस थे वो फिल्टर हो गए। अब ये हो कैसे रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा बात को समझें। तो रेनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
हार्मफुल सब्सटेंस के साथ किडनी में लेके आती है। कहाँ पे? बोमन कैप्सूल में। जब ये आती है तो इसका एरिया अगर दिख रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, मोटी सी ब्लड वेसल है, लेकिन जब ये अंदर आएगी बोमन कैप्सूल में तो इसका एरिया कम हो जाता है, पतली हो जाती है, जिसके कारण ब्लड हाई प्रेशर से इसमें मूव करेगा। और जब भी कोई लिक्विड किसी पाइप के अंदर हाई प्रेशर से मूव करता है तो वो लिक्विड उस पाइप के, उस वेसल के अंदर की जो दीवार है, सतह है, वॉल है, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण, क्यों प्रेशर क्रिएट होता है? क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो चीज़ें हैं जैसे हार्मफुल सब्सटेंस वो तो रिमूव हो ही जाती हैं, वो तो रिमूव हो जाती है, और रिमूव होकर कहाँ जा रही हैं? ये ट्यूबुलर पार्ट में जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो भी रिमूव हो जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंस? जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो है ब्लड वेसल का एरिया ज़्यादा था, अंदर एरिया क्या हो गया? कम, जिसके कारण ब्लड ने प्रेशर लगाना शुरू किया अंदर की वॉल पे, और इससे जो हार्मफुल सब्सटेंस थे, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, ये इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ से पोर्स से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सॉल्ट, वो भी उन पोर्स से बाहर चले जाता है। तो हम एक सवाल ये भी बन सकता है कि भाई ब्लड में सेल्स हैं, ब्लड के आरबीसी डब्ल्यू, वो क्यों बाहर नहीं जाते? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है और ये पोर्स छोटे होते हैं। लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड का और हार्मफुल सब्सटेंस का साइज छोटा होता है, जिसके कारण वो बाहर निकल जाते हैं और ट्यूब वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो इसी जो को मैंने जो समझाया है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आएगा तो ये आंसर लिखना है, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सीक्रेशन। ठीक है, इसे ट्यूबुलर सीक्रेशन भी कह सकते हैं। तो ये कैसे इसे समझते हैं, देखो। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल। तो ये जो बोमन कैप्सूल है इसमें फिल्टर हो गया और ये ट्यूब वाले पार्ट में आगे चला गया, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट और यूजफुल सब्सटेंस भी चला गया। ठीक है, अब देखो ये जा रहा है यूजफुल सब्सटेंस और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस सब इसमें जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को तो ग्लूकोज की ज़रूरत है, एमिनो एसिड की ज़रूरत है। एमिनो एसिड से हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल बनेंगे, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। तो तभी क्या होता है, दूसरा स्टेप आता है जो कि कहलाता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें जो यूजफुल सब्सटेंस हैं वो फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरी सराउंडिंग बाय द नेफ्रॉन। तो ये जो ट्यूबुलर वाला पार्ट है जिसमें यूजफुल सब्सटेंस भी हैं, तो ये कहाँ चले जाएगा? ये ब्लड कैपिलरी में चले जाएगा। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ जो था बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट था, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस निकले हैं वो इधर जा रहे हैं, लेकिन जो प्योरीफाइड ब्लड है अब वो इधर से जा रहा है। ठीक है, ये प्यूरीफाइड ब्लड जा रहा है। अब प्यूरीफाइड ब्लड इधर जाएगा, लेकिन जो हार्मफुल सब्सटेंस के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी चले गए, तो वो क्या हैं? वो इस ट्यूब वाले पार्ट से चले जाएंगे कैपिलरीज में। तो इसी को कह रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। मतलब ट्यूब वाले पार्ट ने दोबारा से रीएब्जॉर्ब करवा दिया, दोबारा से ब्लड कैपिलरी को जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे वो पहुंचा दिए। ठीक हो गई बात? तो ये हो गया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, फिर इसके बाद तीसरा स्टेप सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन लिखेंगे इसको, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो है ये जो ब्लड कैपिलरी है जिसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस वापस आ गए, अब ये ब्लड कैपिलरी क्या करती है, ये देखती है कि कहीं इसमें कुछ एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट तो नहीं है। जैसे अगर समझो कि कोई तुम्हारे घर पे कूड़ा लेने आया और तुमने कूड़ा उसको दे दिया, लेकिन जैसे ही तुम घर में वापस आए तो तुम्हें देखा एक कूड़े का थैला यहाँ पे रखा हुआ है दरवाजे के पीछे, तो तुरंत तुम पकड़ के उसको भागते हुए दोगे ना कि भैया ये भी ले जाओ। तो वैसे ही जो ये प्यूरीफाइड ब्लड था, ये जब तक ये जाएगा इधर तब तक ये अपने में चेक करता रहेगा कि कोई वाटर या सॉल्ट एक्स्ट्रा तो नहीं। अगर कोई वाटर और सॉल्ट एक्स्ट्रा होगा इसमें तो ये दोबारा से वो ट्यूबुलर वाले पार्ट में सीक्रेट कर देगा। तभी उसे कह रहे हैं ट्यूबुलर वाले पार्ट में कुछ चीज़ आई, ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या कह रहे हैं? ट्यूबुलर। तो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट एंड सीक्रेटेड इनटू ट्यूबल विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू यूरेटर। क्या समझ पाए बात को? ठीक है, तो यही बात है। अब ये देखना, एक ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसे कहते हैं पीसीटी। यहाँ पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि जो यूजफुल सब्सटेंस है वो ट्यूब वाले पार्ट से कैपिलरी में चले जाते हैं। और जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पे क्या होता है कि जो कैपिलरी में अगर कुछ अमाउंट में वाटर और सॉल्ट एक्सेस अमाउंट में है तो वो दोबारा से ट्यूब वाले पार्ट में चले जाता है, और ये ट्यूब वाले पार्ट में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो फिर यहाँ से किडनी से निकल के यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से ओपनिंग से बाहर बॉडी के हमारे चले जाता है।
तो ये पीसीटी है, ये वाला पार्ट डीसीटी है और ये हेनलेस का लूप है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है, जीरो से पढ़ रहे हो, तब भी मैंने बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई डाउट फिर भी होता है तो मुझे बताएं। थैंक यू।